ओके यार, तो अब हम लोग थर्ड पे आते हैं। थर्ड लेक्चर है या थर्ड टिप समझ सकते हैं, जिसमें आपको पता है कि हम सिलेक्शंस की बात करने वाले हैं। सिलेक्शंस मैं इधर से दिखा रहा हूँ आपको, एनसीआर से। सबको पता होगा कि एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला सबको पता है, एनसीआर इज एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला आई थिंक ऑलमोस्ट सबको क्लियर होता है, और ये फॉर्मूला आता कैसे वो भी क्लियर है। एनसीआर कैन बी रिटन एज एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल। तो ये डिराइव करना बहुत मुश्किल बात नहीं है। मेन चीज़ ये कि हमें इसको यूज़ कैसे करना होता है ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक दो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत यूज़फुल है, जैसे एक एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये प्रॉपर्टी बहुत यूज़फुल है। और ये जो सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, इस पर कम से कम 4-5 बार जेईई में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी तरीके से याद करना। मैं बायनोमियल वाली जब चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा तब उसमें इसका यूज़ ज़रूर बताऊंगा। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि हम एन सी आर के बेसिस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क कर रखे हैं, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे। ये 2-3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दिख रहा है, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स आर पॉसिबल। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये मैंने मार्क किया है। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स आर पॉसिबल बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर्टिकल इफ ईच वर्ड कंटेन्स 2 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स। तो देखो यार, क्या है कि आप चाहो तो ट्राई ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, बहुत सिंपल। ये केवल उस पे ही बेस्ड है जिसमें आपको सिर्फ सिलेक्शन करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट पे भी बेस्ड है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया आप लोगों को सॉल्व करवाने के लिए। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं कि ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में कंडीशन उसने दे दी है कि क्या क्या आपको सेलेक्ट करके रखना है अपने पास। आपको रखना है इन ईच वर्ड 2 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स। सो हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल। आर्टिकल में ए आई ई 3 वॉवल्स आर देयर, आर टी सी एल 4 कॉन्सोनेंट्स आर देयर। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे सिलेक्शन। हमें चाहिए 2 वॉवल्स, तो हम बोलेंगे 3C2 से मैंने 2 वॉवल्स सेलेक्ट कर लिए। फिर हमें चाहिए 4 कॉन्सोनेंट्स, तो 2 कॉन्सोनेंट्स, तो 4C2 से हमने कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे क्या हुआ, सिलेक्शन ऑफ वॉवल्स हुआ है और यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स हुआ है। बहुत से लोग इसी जगह पर आकर रुक जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में खास बात ये कि हमें वर्ड फॉर्म करना है। तो वर्ड फॉर्म करने का मतलब है कि ये जो सिलेक्ट कर भी लिया है तुमने, उनको अरेंज करना होगा। वर्ड फॉर्म करने का मतलब है अरेंजमेंट। तो हमें यहाँ पे 4 फैक्टोरियल भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सी के साथ साथ में पी का भी यूज हो रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बताया। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आप एक बार क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लो। इसमें क्या है कि हाउ मेनी बैटिंग ऑर्डर्स फॉर इंडियन क्रिकेट टीम आर पॉसिबल इफ कोहली वांट्स टू गो बिफोर धोनी एंड धोनी वांट्स टू गो बिफोर जडेजा। मतलब कोहली धोनी के पहले जाना चाहता है और धोनी जडेजा के पहले जाना चाहता है। तो हमें एक्चुअल में क्या करना है कि हमें इन तीनों के लिए कुछ प्लेसेस सेलेक्ट कर लेने हैं। इन तीनों का कोई अरेंजमेंट तो होने वाला है नहीं। ये तो श्योर है कि इनका अरेंजमेंट फिक्स है कि कोहली पहले जाएगा, फिर धोनी जाएगा, फिर जडेजा जाएगा, लेकिन कौन से 3 प्लेसेस पे जाएंगे वो नहीं पता। तो टोटल 11 प्लेसेस होते हैं। मैंने क्या किया, 11C3 कर लिया। 11C3 से क्या होगा कि मैंने कोहली, धोनी और जडेजा के लिए 3 प्लेस देख लिए। वहां पे मुझे कोई अरेंजमेंट नहीं करना है। अब जो रिमेनिंग 8 प्लेसेस है वहां पे हम 8 फैक्टोरियल वेज में अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाली चीज है। ये बोल रहा है अ फोरकास्ट, ये है क्वेश्चन। अ फोरकास्ट इज टू बी मेड फॉर द सीरीज ऑफ 5 मैचेस। मैं लिख देता हूं मैच 1, मैच 2, मैच 3, मैच 4, मैच 5, फॉर द सीरीज ऑफ 5 मैचेस विच कैन रिजल्ट इन विन, लूज और टाई। मतलब 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास, विन, लूज और टाई, ये 3 ऑप्शन मिल सकते हैं हर एक मैच को। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी डन इफ। अब फोर्थ का ए पार्ट क्या है, फोरकास्ट इज ट्रू फॉर एग्जैक्टली 3 मैचेस।
तो फोरकास्ट का मतलब क्या होता है कि हम पहले से ही बोल दें कि इस मैच में क्या होगा, इस मैच में क्या होगा, इस मैच में क्या होगा, ऐसा हम पहले से ही बोल दें और वो फोरकास्ट एग्जैक्टली 3 मैचेस के लिए ट्रू हो जाए। तो अगर जो हमने बोला वही ट्रू हो गया तो एक्चुअल में तो उसको कोई एक्स्ट्रा चॉइसेस मिलने वाले हैं नहीं, जो हमने बोला वही उसको मिल गया होगा। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम पहले तो वो 3 मैच सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 5C3 वेज में हमने वो 3 मैचेस सेलेक्ट कर लिए, जिसको क्या मिलेगा, जिसको हमने जो बोला वही चॉइस मिल जाएगी, मतलब उनके लिए 1 चॉइस ही है। सपोज हमने ये वाले 3 मैचेस सेलेक्ट कर लिए थे, M1, M3 और M4। अब बचे रिमेनिंग 2 मैचेस। अब उन 2 मैचेस में हम क्या करेंगे वो हमें देखना पड़ेगा। तो उन दोनों मैचेस के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि उनके पास क्या चॉइस बचा है। अब हम आते हैं मैच M2 पे और मैच M5 पे। M2 पे अगर मैंने सपोज बोला होगा विन, अगर मैंने पहले बोला होगा और मुझे क्या कराना है, इसको विन नहीं कराना है, विन नहीं कराना है, तो ऑब्वियसली मेरे पास 2 ही चॉइस बची, एक या तो लूज करवा दो या फिर इसको टाई करवा दो। मतलब जो ये रिमेनिंग वाला एक मैच है इसके पास कितने चॉइस है, 2। और सिमिलरली M5 पे भी क्या होगा कि जो आपने बोला है वो नहीं होने वाला है, उसके अलावा दोनों चीजें हो सकती हैं, तो इसके पास भी कितने चॉइसेस होंगे, 2। तो ए पार्ट का फाइनल आंसर आ जाएगा 5C3 × 2 × 2। उसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद बी पार्ट में वो क्या बोल रहा है कि फोरकास्ट इज ट्रू एटलीस्ट 3 मैचेस, फॉर एटलीस्ट 3 मैचेस। बी पार्ट में चलते हैं। तो अगर आप बी पार्ट में चलोगे जहां पे फोरकास्ट जो है वो केवल 3 मैचेस के लिए, एटलीस्ट 3 मैचेस के लिए, तो आप एक केस बनाओगे 5C3 वाला। एटलीस्ट 3 मैचेस का मतलब क्या होता है कि कम से कम 3 मैच, या फिर 4 मैच 5C4, या फिर 5 मैच तो 5C5। सब में या फिर वाली बात आ रही है, इधर और वाली सिचुएशन आ रही है तो हम प्लस करेंगे। अब 5C3 वाला अगर केस होगा तो रिमेनिंग 2 मैचेस को हम कितने चॉइसेस दे रहे थे, 2 चॉइसेस दे रहे थे। 5C4 में क्या होगा, फिर जो भी एक रिमेनिंग बचेगा उसको हमें 2 चॉइस देनी पड़ेगी, और 5C5 में हमें किसी को कोई चॉइस नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें सारे के सारे केसेस में क्या होगा, हमारी जो फोरकास्ट है वो ट्रू हो गई होगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन देख लिए जो सिलेक्शन पे बेस्ड है। और आप लोग चाहो तो एक क्वेश्चन मैं और भी दिखा सकता हूँ आपको। एक क्वेश्चन जैसे ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत पहले जेई में आया हुआ था और ये अच्छा क्वेश्चन भी है। तो हम लोग एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 6 पे भी नजर डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है 5 इंडियंस and 5 American couples meet at a party and shake hands। तो 5 इंडियन कपल्स एंड 5 अमेरिकन कपल्स वहां पे मिले हैं और हाथ मिला रहे हैं। अब वो क्या बोल रहा है, इफ नो वाइफ शेक्स हैंड विद हर ओन हस्बैंड एंड नो इंडियन वाइफ शेक्स हैंड विद अ मेल। मतलब अमेरिकन वाइफ जो होगी, अगर देखा जाए इंडियन वाइफ किसी भी मेल के साथ हाथ नहीं मिलाने वाली है और कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ हाथ नहीं मिलाने वाली है। देन फाइंड द नंबर ऑफ हैंडशेक्स दैट टेक प्लेस इन द पार्टी। तो हमें ये फाइंड करना है कि कितना हैंडशेक्स हुआ है, कितने लोगों ने हाथ मिलाया है, ठीक है। तो 5 इंडियन एंड 5 अमेरिकन कपल्स ये हमें दिया गया है पहले से ही, ठीक है। तो टोटल कितने पर्सन्स हो गए, टोटल पर्सन्स अगर हम काउंट करेंगे तो पर्सन्स हो जाएंगे 20। अगर मैं देखता कि कोई कंडीशन नहीं होती, कोई भी कंडीशन नहीं होती, विद नो कंडीशंस, अगर मैं हैंडशेक्स काउंट करता कि कितने हैंडशेक्स हो रहे हैं, तो हम बोलते कि वो बिल्कुल सिंपल होता, आप 20C2 करके टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन अब यहां पे क्या कंडीशन हो गई है कि पहली बात तो कोई भी इंडियन लेडी, अब कंडीशन हम देख रहे हैं इंडियन लेडी के ऊपर, कोई भी इंडियन लेडी कंडीशन डाल रहा हूं मैं, किसी भी मेल के साथ हैंडशेक नहीं कर सकती। तो कितनी इंडियन लेडीज हैं, 5C1, और कितने मेल्स हैं, 10C1। तो 5 में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे तो वो वाले इंडियन लेडी के केस आ गए, 10C1 में से वो मेल वाले केस आ गए। इसमें इंडियन लेडी के हस्बैंड वाले केसेस भी काउंट हो चुके होंगे। तो इतने केसेस हैं जो हमें हटा देने हैं क्योंकि ये इंडियन लेडी की कंडीशन है। और अमेरिकन लेडीज की क्या कंडीशन है, तो अगर मैं अमेरिकन, अरे यार ठीक है, ये अमेरिकन ही लिखा हुआ है, समझ लेना भाई। अमेरिकन लेडी कंडीशन देखते हैं। तो अमेरिकन लेडी की कंडीशन क्या है कि वो अपने हस्बैंड के साथ हैंडशेक नहीं कर सकती। तो
ये तो सिंपल 5 केसेस आएंगे, क्योंकि हर एक लेडी का अपना एक ही हस्बैंड है और उसके साथ वो एक ही तरीके से हैंडशेक कर सकती है, तो वो 5 हैंडशेक्स और मुझे हटाने पड़ेंगे। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएंगे, टोटल माइनस ये 5C1 इंटू 10C1 दैट इज 50 माइनस 5, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस आएंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें बेसिक कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला कैसे यूज करना है, एनसीआर वाला फॉर्मूला कैसे यूज करना है। कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन जेईई में आते हैं। अगर आपके पास कुछ और डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर भेजना, और अगर वीडियो यूजफुल लग रहा है तो लोगों के साथ में यार शेयर जरूर करो, और अगर कुछ और असाइनमेंट्स चाहिए हो तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालो इसको। ओके गाइस, तो नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में जो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, उनको एक एक करके हम पढ़ लेते हैं यार। फर्स्ट स्टैंडर्ड क्या बोलता है पहले उसको हम देखते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड इज सेइंग, थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ यार इस पिक्चर को। ओके, सो फर्स्ट स्टैंडर्ड इज सेइंग दैट number of ways of selecting R object out of n distinct objects if k particular objects are never included। तो जिनको हमें इंक्लूड नहीं करना है उनको तो ऑब्वियसली हम पहले ही बाहर निकाल देंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग ऑब्जेक्ट कितने आ जाएंगे, n माइनस के, और फिर हम उसमें से R ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड है जो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में है। दूसरा वाला स्टैंडर्ड क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इफ k पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। ऑलवेज इंक्लूडेड का मतलब क्या हो गया कि वो k तो इंक्लूड हो ही गए हैं, अब रिमेनिंग कितने बचे हैं, n माइनस के, और सिलेक्ट कितने करने हैं, r माइनस के, क्योंकि k ऑब्जेक्ट्स पहले से इंक्लूडेड थे। तो ये दूसरा सिलेक्शन, दूसरा वाला स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड आता है ये वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज 2 पावर n। और इसको समझने का तरीका भी हमें पता है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस का मतलब क्या है कि कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो हम बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है कि हमने एक भी सिलेक्ट नहीं किया, या फिर हमने एक सिलेक्ट किया, या फिर हमने 2 सिलेक्ट किए, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, या फिर हमने सारे के सारे n सेलेक्ट कर लिया। तो जब आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था तो उसमें आपको पता था कि इसका वैल्यू 2 पावर n आता है। तो ये थर्ड स्टैंडर्ड हो जाता है। और इसी से रिलेटेड एक और फोर्थ स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज देयर। मतलब एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए। तो जब एटलीस्ट एक चाहिए होता है तो हम ये NC0 वाला जो केस हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होता है उसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं और हम NC1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें एटलीस्ट एक तो चाहिए होता है। तो हम NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 करके यहाँ पे जो वैल्यू निकालते हैं वो वैल्यू आती है हमारे पास 2 पावर n माइनस 1। तो ये एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया जो हमें याद रखना चाहिए, जो बहुत यूज होता है। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो अगर ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उसमें सिलेक्शन का नंबर ऑफ वे हमेशा 1 होता है। डिस्टिंक्ट में तो हमें पता होता है कि हम अलग अलग उठा रहे हैं, लेकिन आइडेंटिकल में तो कोई भी उठाओ वो सब एक ही जैसे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिकल जब भी आ जाएगा तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसी के साथ साथ में हमारा स्टैंडर्ड 6 जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे के लिए, वो क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इज n+1। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन में n+1 क्यों आ रहा है वो हम देख लेते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि अगर हम 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं नंबर ऑफ वे क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि सब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर हम एक ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो भी क्या आएगा, नंबर ऑफ वेज 1 ही आने वाला है। हम 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे तब भी नंबर ऑफ वेज 1 आने वाला है। एंड सिमिलरली जब हम n ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे तब भी नंबर ऑफ वेज 1 आने वाला है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ईदर वी कैन सिलेक्ट 1 ऑब्जेक्ट और we can either we can select no object, or we can select 1 object, or we can select 2 object, and so on we can select n objects। तो जब हम ये सारे नंबर ऑफ वेज, क्योंकि सबका नंबर ऑफ वेज 1 1 1 ही आने वाला है, और इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो 1 + 1 + 1 प्लस एंड सो ऑन 1, ये सब करोगे तो तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा n+1।
और अगर यहीं पे मैं एटलीस्ट वन वाली कंडीशन लगा देता कि एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता तो n+1 आने की बजाय सिंपल n आ जाता, क्योंकि तब हम वन ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ये तो वो वाले केसेस हो गए जहां पे हमने क्या किया, जहां पे हमने बेसिक केसेस ही देखे थे। पर ये स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड 8, इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो इसको समझना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, स्टैंडर्ड 8 एंड स्टैंडर्ड 9 को बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, जनरलाइज कैसे किया उसने, बोला इफ P ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल ऑफ टाइप 1, ठीक है, Q ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल ऑफ टाइप 2, R ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल ऑफ टाइप 3। तो P ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल ऑफ टाइप 1, Q ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल ऑफ टाइप 2, R ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल ऑफ टाइप 3, देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस विल बी P+1, Q+1, R+1। क्यों ऐसा होगा वो हम समझ लेते हैं। वो हम ऐसे समझते हैं कि ये हमारे पास है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में क्या हो सकता है, या तो हमने 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, या हमने 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंड सो ऑन। अब ये है P ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे दिख रहा है आपको P ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप 1। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो उसका वन वे, 1 ऑब्जेक्ट के लिए 1 वे, 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए 1 वे, 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए 1 वे, एंड सो ऑन। तो P ऑब्जेक्ट्स की अगर हम देखेंगे तो टोटल P+1 वेज आएगा, जैसा ऊपर हमने देखा था। सिमिलरली Q ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर देखोगे तो Q+1 वेज आएगा, और R ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर आप देखोगे तो R+1 वेज आएगा। और हम क्या बोल सकते हैं कि या तो हम यहां से उठाएंगे ईदर P ऑब्जेक्ट्स और अच्छा, यहाँ पे ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। मैं ईदर और वाले केस में ले गया, ईदर और में नहीं जाना था, मैं एक्चुअली एंड में जाना था, क्योंकि अगर हम ये बोल रहे हैं ना कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस, तो वो किसकी वजह से बन सकते हैं, वो बन सकते हैं P ऑब्जेक्ट्स एंड देन Q ऑब्जेक्ट्स एंड देन R ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि वो ऐसा कहीं नहीं बोल रहा है, ईदर और वाले में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, कई लोगों को होती है, कई स्टूडेंट्स को होती है। इसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। लोगों को लगता है कि या तो हम यहां से सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर हम यहां से सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर हम यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब या तो हम P ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर हम Q ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर हम R ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन आप सोच करके देखो, ऐसा भी तो कॉम्बिनेशन बन सकता है कि P ऑब्जेक्ट्स में एक कोई सिलेक्ट किया गया, Q ऑब्जेक्ट्स में 2 सिलेक्ट कर लिया, और R ऑब्जेक्ट्स में से एक सिलेक्ट कर लिया। तो ये भी तो एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। इस तरीके से हमें यहाँ पे और की कंडीशन हमारी मैच नहीं करती, बल्कि यहाँ पे एंड की कंडीशन मैच करती है कि P ऑब्जेक्ट्स एंड देन Q ऑब्जेक्ट्स एंड देन R ऑब्जेक्ट्स, इनमें से कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो जो फाइनल आंसर आता है वो इन सबके मल्टीप्लीकेशन की वजह से आता है। दैट मीन्स P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1 ऐसा हो जाता है। तो ये था 8th स्टैंडर्ड, जिसपे बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसी से रिलेटेड 9th स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, वो बोल रहा है इफ P ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल ऑफ टाइप 1, मतलब कंडीशन वही पूरी ऊपर वाली है। अब वहां पे वो क्या बोल रहा था, पहले बोल रहा था कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस, ऐसा बोल रहा था कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस हम कैसे देखेंगे। यहां पे बोल रहा है इफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज देयर। तो एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज देयर का मतलब क्या है कि हमें एक केस हटाना पड़ेगा। कौन सा केस, जब हमने कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ही नहीं किया। और वो कब आएगा, ये वाला केस है, 0 आउट ऑफ P, 0 आउट ऑफ Q एंड 0 आउट ऑफ R। ये वाला केस जो है, इसमें हमने एक भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया, और तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0P, 0Q, 0 आउट ऑफ Q एंड 0 आउट ऑफ R का सिर्फ एक ही केस बनेगा। ठीक है ना। तो वो वाला एक केस हम हटा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, जो टोटल नंबर ऑफ पहले आया था, यहाँ पे जो टोटल नंबर आया था उसमें से मैंने 1 को सबट्रैक्ट कर दिया है, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। अब इसी को थोड़ा जनरलाइज करते हैं। कैसे जनरलाइज करेंगे, यहाँ जनरलाइज कर रहे हैं 10th में। हम बोल रहे हैं P ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल ऑफ टाइप 1, Q ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल ऑफ टाइप 2 एंड R ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल ऑफ टाइप 3 एंड N ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। मैंने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी डाल दिए। देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन कैसे आएगा। ठीक है। तो ये ऊपर वाली ही टेबल को ध्यान से देखना। इस टेबल में P ऑब्जेक्ट्स वाला केस, Q ऑब्जेक्ट्स वाला केस और R ऑब्जेक्ट्स वाला केस तो ऑलरेडी था। अगर मैं यहाँ पे N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स वाला केस डालता तो यहाँ पे देखना क्या बनता। अगर कुछ नहीं सिलेक्ट कर रहे हो तो NC 0, क्योंकि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए तो हमें C यूज करना पड़ता है। आइडेंटिकल के लिए तो सबके लिए 1 पे होता है, डिस्टिंक्ट के लिए हमें C यूज करना पड़ता है। तो NC 0, इसके लिए NC 1, इसके लिए NC 2 एंड सो ऑन। लास्ट तक जाओगे तो क्या आ जाएगा, NC N आ जाएगा। तो जब मैं इन सब को ऐड करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे 2n बेस आएगा। तो जब हम देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा फाइनल आंसर, P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1 इंटू 2 पावर N। ये भी हमें देखना पड़ेगा।
ये जो यहाँ से दिख रहा है। और अगर मैं एटलीस्ट वन, मतलब 11th स्टैंडर्ड में आ जाऊँ, अगर हम एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने की बात कर रहे होंगे तो जो टोटल केसेस आए थे ऊपर उसमें से हमें वन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये कंडीशन हमें याद रखनी पड़ेगी। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपने सबने पहले पढ़ा होगा, मैंने एक बार आपको रिकॉल करा दिया है। इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपको आगे दिखाई भी पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या बन सकता है वो मैं भी आगे आकर के आपको दिखाने वाला हूँ आगे वाले टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में।